पहले कवि को आपके बीच बुलाता हूँ। हमारे बीच में अभिनव जी हैं। पता लगा कि वो भी सेल में पीआरओ में जनसंपर्क अधिकारी हैं। और जैसे अभियांत्रिकी में कविता को बचाकर रखना मुश्किल है, विश्वास कीजिए नोटशीट पर काम करते करते भी कविताएं कई बार उस नोटशीट की धूल में खो जाती हैं, लेकिन उन पीले कागजों पर जिसने संवेदनाओं के चित्र उकेरे हो उसको कवि कहलाने का अधिकार है। आज दिन में मैंने उनकी एक किताब देखी, उनकी एक कृति आई है, बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, बहुत सच्ची कविताएं लिखी हैं उन्होंने। और उनकी भूमिका में बस एक बात बताना चाहता हूँ। सर बहुत बहुत बड़े बड़े संस्थान देखे, दुनिया देख ली हमने, वॉशिंगटन तक में कविता पढ़ ली है। हमने देखा है कि लोग बाहर के बरगद तो पूजना जानते हैं, लेकिन अपने आंगन की तुलसी को सूखता देखकर उनमें संवेदना नहीं उभरती। आप लोगों को लगा कि इन कवियों को सुनने से पहले हम अपने बोकारो के एक कवि को सुनेंगे, इसके लिए मैं आप लोगों को सैल्यूट करता हूं। जब कोई परिंदा परवास की ओर बढ़ता है ना जौहरी साहब, तो वो अचानक पर खोलकर उड़ने नहीं लगता। वो पहले डर कर अपने पैर धरती में गड़ाता है, अपने परों की ताकत तोलता है। उस समय वहां उड़ने वाली हवाएं उसके परों को जिस आभास के साथ दुलारती हैं, उससे ये तय होता है कि इसकी परवास कितनी ऊंची होगी। अभिनव जी आज इस मंच पर अपने पैर जमीन में गड़ाए उसी परिंदे की तरह बैठे हैं। आप लोगों की तालियां ये सूचित करेंगी कि अभिनव जी को कितनी जल्दी आप लोग दिल्ली में और लाल किले पर देखेंगे। जोरदार तालियों के साथ हौसले की तालियां दीजिए। मैं अभिनव जी को इस मंच पर बुलाता हूँ। तालियां कमजोर है, पहला कवि है, अतिरिक्त दायित्व मांगता हूँ। एकत्र होकर ताली बजाएं। अभिनव जी एक शानदार काव्य पाठ कीजिए। धन्यवाद चिराग भाई। तो सबसे पहले तो नमन है मंच को, मंच पे उपस्थित महारथियों को, ओएनजीसी परिवार को, राजभाषा विभाग को, जिसके वजह से आज की ये शाम यूं सजी है। और जब भी मैं ऐसे आयोजनों में जाता हूं तो सबसे पहले तो मैं मंत्रमुग्ध हो जाता हूं कि एक जादू सा है कि बिना सिर्फ लफ्जों के सहारे, सिर्फ शब्दों के सहारे हम आपका साथ देते हैं, आप हमारा साथ देते हैं, और बिना किसी संगीत के, बिना किसी कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, उसके बावजूद घंटों तक कविता की, शायरी की ये महफिल चलती है। तो ये एक जादू है। और गौर से देखिएगा तो क्या है कि तो कहेंगे कि शायरी क्या है? शायरी क्या है? अंदाजे बयां है। शायरी क्या है? अंदाजे बयां है, वरना लफ्ज हैं, लफ्जों का क्या है? क्या कहते हैं? वाह 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 वाह। तो इसलिए जब मुझे पता चला कि शब्दों के इतने बड़े बड़े जादूगर हमारे शहर आए हैं, तो मैं सुबह सुबह उनसे मिलने पहुंचा। तो वहां सबसे पहले तो राजभाषा विभाग वाले मिले, सबसे पहले, उसके बाद मनीषा जी मिली। मैंने उन्हें देखकर दंडवत प्रणाम किया। फिर आगे बढ़ा तो देखा कुछ द्रव्य पदार्थों का लेन देन चल रहा था। मुझसे किसी ने पूछा कि आप नहीं लेंगे? मैंने कहा नहीं। तो किसी ने तंज भरी आवाज में कहा, तब फिर क्या आप कविता कहेंगे? मुझे लगा कि वही जैसे कच्चे कैसे सामने से, मेरे सामने से लौट जा रहा है। तो मुझे लगा तो फिर तो कुछ जवाब देना चाहिए। तो वो जवाब मैं कुछ पंक्तियों में आपके सामने रख रहा हूं कि क्यों जायका बिगाड़े हम कुछ खराब पी के, क्यों जायका बिगाड़े हम कुछ खराब पी के, कौन बोतल छुए इन नजरों की शराब पी के, और कौन प्याले में भर भर जाम उठाए, हम तो बैठे हैं साकी की आंखों से ही बेहिसाब पी के। बहुत अच्छा। तो वहां से ये कह के मैं वहां से उठा ही था तो मेरी नजर जो है बगल में रमेश मुस्कान भाई साहब पे पड़ी। वो देखा मैंने कि वो वहां बैठे हुए कुछ हिसाब लगा रहे। अच्छा। मैं उनके पास गया, मुझे देखते हुए एकदम बेफर पड़े। बोले कि क्या बताऊं अभिनव भाई, मैं देश के युवा साथियों को समझा के इतने दिनों से काव्य मंचों से थक गया हूं कि ये मोहब्बत के चोचलों से बाहर है। क्योंकि एक तो मोहब्बत के साथ दिक्कत यह है कि झूठ है, फरेब है, वो सब तो सब जानते हैं,
लेकिन क्या है कि सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जरा सा करो तो चर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है और उससे ऊपर खर्चा बहुत ज्यादा होता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो मैंने उनसे कहा, हमारे बड़े भाई हैं, उनसे कहा कि आप समझे नहीं रमेश भाई। मैंने कहा क्या नहीं समझे? लेकिन यही कि मोहब्बत क्या है, ये तो हम भी नहीं समझे। वही समझाना है, उसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मोहब्बत क्या है। झूठ है, फरेब है, धोखा है, फितना है। आशिक को पता है, आशिक को पता है, बस पता करना चाहता है कि कितना है। बहुत अच्छे। और ये क्या, वो क्या, मैं क्या, तुम क्या, अब क्या, तब क्या, ये वो जुल्म है जो उस पे बीतेगा ही जिस पर जब इसे बीतना है। बहुत बढ़िया। और ऐसा नहीं है कि रमेश भाई ऐसे ही बिल्कुल ही गलत है, उनकी बातें भी सही हैं, क्योंकि आज का ये जो दौर है उसका ये सच ये भी है कि आज के दौर में लोग खूबसूरत तो बहुत हैं पर सच्चे नहीं। और आज के दौर पे के लोगों पे 4 पंक्तियां रख रहा हूं कि कत्ल करने से पहले सलाम करते हैं, कत्ल करने से पहले सलाम करते हैं, लोग कितनी खूबसूरती से अपना काम करते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह, ये अच्छा था। कत्ल करने से पहले सलाम करते हैं, लोग कितनी खूबसूरती से अपना काम करते हैं। और अमाले शिर्क यानी गुनाहों की किताब, अमाले शिर्क पे फरिश्ते कुछ दर्ज ना कर सके, कुछ लोग गुनाह इतने बेनाम करते हैं। और इस मुल्क के रहनुमाओं की राय है, ये इस मुल्क के रहनुमाओं की राय है, पहले शहर जलाते हैं फिर मातम का इंतजाम करते हैं। बहुत अच्छा। और इजहारे इश्क पे यहाँ है पाबंदी, अच्छा, इजहारे इश्क पे यहाँ है पाबंदी, हाँ नफरत इस शहर के लोग खुलेआम करते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह। और अंतिम पंक्तियां इस शो के आप तक पहुंचे तो कि हर किसी की अब उनमें है दिलचस्पी, हर किसी की अब उनमें है दिलचस्पी, कुछ लोग कितने कायदे से खुद को बदनाम करते हैं। बहुत अच्छे। और इस दौर का मिजाज ऐसा है कि हम जैसे सच्चे लोगों को भी सही का बदलना पड़ता है। हमारा जो हाल है उसको बस 2 पंक्तियों में रखता हूँ कि लोग बाग पूछते हैं कि अचानक दरमियां क्या बदल गया। लोग बाग पूछते हैं कि अचानक दरमियां क्या बदल गया, अजी कुछ उनका भी मकसद सद गया, कुछ मेरा भी मतलब निकल गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुछ हुनरे परख की भी थी कमी, कुछ हुनरे परख की भी थी कमी, कुछ हाले मईशत का भी था मामला, मैं वो खोटा सिक्का हूं जो हर बार बाजार में चल गया। और आगे बढ़ाते हुए कि जो आतिशे आशिकी से बच गए, जो आतिशे आशिकी से बच गए, इश्क की आग में जलने से बच गए। बहुत अच्छे भाई साहब। तो जो आतिशे आशिकी से बच गए तो फिर बर के बेकशी में फंस गए, यानी ऐसा ना कर पाने के मलाल में फंस गए कि जो आतिशे आशिकी से बच गए तो फिर बर के बेकशी में फंस गए, तुम ही बताओ कैसे कह दूं कि मैं मोहब्बत में संभल गया। और इसके साथ अब बस अगली रचना के साथ मैं समापन की ओर बढ़ूंगा जी। ये रचना मंच पे मैंने कई बार सुनाई है, कई बार सराही गई है, आप सबों के सामने भी रख रहा हूँ, उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आएगी। इस रचना का शीर्षक है कवि की चोरी। ओके, चोरी चोरी। अभी तो किताब आ चुकी है, अमेजन पे बेस्ट सेलर रह चुकी है, इसलिए लोग सामने से नहीं पूछ पाते, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जिसे हर लिखने वाला अपने समय में जरूर जो 2-4 होता है, और वो ये है कि ये जो तुम इतना लिखते हो वो कहाँ से लाते हो, कहाँ से चुराते हो। तो जब कुछ
टुच्चो ने अपना ये पारंपरिक प्रश्न मेरे ऊपर भी उछाला, तो मुझे लगा कि मुझे इसी पे एक कविता लिख देनी चाहिए। तो वो कविता मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कविता का शीर्षक है कवि की चोरी। एक प्रश्न हमेशा सामने आता है। ये कविता आपको हंसाएगी, गुदगुदाएगी और फिर थोड़ा गंभीर करेगी, इसलिए ध्यान से सुनिएगा कि एक प्रश्न हमेशा सामने आता है। जब देखो पूछा जाता है, ये जो तुम अपनी कविताएं सुनाते हो, ये जो तुम इतना लिखते जाते हो, उनमें भाव कहाँ से लाते हो, शब्द कहाँ से चुराते हो। फिर कुछ मित्र ऐसे भी होते हैं, तारीफ में आक्षेप भी जोड़ देते हैं। बहुत बढ़िया, क्या बात भाई, अब बताओ कहाँ से चुराई। तो लो तुम्हारी शंकाओं का हटा मैं भार देता हूँ। मैं ये कर स्वीकार लेता हूँ कि कवि कभी नहीं कुछ रचता बनाता है, कविता तो वो हमेशा ही चुराता है। आओ अब मैं तुम्हें बताता हूँ मैं अपनी कविता कहाँ से चुराता हूँ। भूत से, वर्तमान से और भविष्य के अनुमान से। भूत से, वर्तमान से और भविष्य के अनुमान से, इतिहास के अध्याय से, काल पुरुष के न्याय से, और कविताएं चुराता हूं मैं महाकाल के मौन के अभिप्राय से। धर्म से, अधर्म से और मानवता के मर्म से। धर्म से, अधर्म से और मानवता के मर्म से, मंच के कथ्य से, ओझल नेपथ्य से, और कविताएं चुराता हूं मैं उस अंतिम सत्य से। अभी का समय बड़ा संक्रमणकारी है। यूरोप द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जंग के मुहाने पे खड़ा है, बल्कि पूरा विश्व खड़ा है। इसलिए ये पंक्तियां बहुत मौजूद हो जाती है, थोड़ा सुनिएगा ध्यान से कि ध्वंस से विध्वंस से और सृजन के अंश से, ध्वंस से, विध्वंस से और सृजन के अंश से, युद्ध के विमर्श से, शांति के परामर्श से, और कविताएं चुराता हूं मैं उचित और अनुचित के संघर्ष से। बहुत अच्छे। श्वेत से, श्याम से और उनके बीच के बहुआयाम से। श्वेत से, श्याम से और उनके बीच के बहुआयाम से, सत्य के स्तंभ से, असत्य के दंभ से, और कविताएं चुराता हूं मैं मनुज मानस के अंतर्द्वंद से। तो शमित हुई सारी शंकाएं, अब बंद करो इस शोर को, दंड दो या दो क्षमा, ले आया सबके सामने मैं अपने अंदर के जोड़। तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद इतने मनोयोग से सुनने के लिए। मंच को एक बार फिर से नमन, श्रोतागणों को नमन, और बोकारो के इस पावन धारा को नमन जो मेरे कर्म भूमि भी है। सबों का आभार, सबों का धन्यवाद।